अभी हाल ही में आज कल परसों देखेंगे तो कई दिनों से छात्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं, जो दिन में भी हैं, रात भर इतनी कड़ी ठंडी में भी वहाँ बैठ करके अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आयोग का रवैया ये है कि आयोग से अध्यक्ष जो हैं वो बच्चों से बात करने तक के लिए कभी बाहर नहीं आए। तो अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि ये छात्र यहाँ बैठे क्यों हैं। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों को पूरा उत्तर प्रदेश जो है चयन प्रक्रिया जो भी परीक्षाएं होती है उनसे संबंधित सभी समस्याओं पे मैं यहाँ विचार कर रहा हूँ। आप लोग इसे कृपया समझिए क्या समस्या है। अभी फ़िलहाल जो समस्याएं दिख रही है वो तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या है। मैं यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बता रहा हूँ जिन पॉइंट में उत्तर प्रदेश में सभी सिलेक्शन प्रोसेस में समस्याएं आ रही हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम है, दूसरा आरक्षण से संबंधित समस्याएं हैं, तीसरा पेपर का समय और पेपर जो लीक हो रहे हैं वैसे मुद्दे हैं, और चौथा है कहीं ना कहीं ये जो उत्तर प्रदेश में जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो भी आयोग है इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके अधिकारियों की कहीं न कहीं अक्षमता भी इसके लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में जो समस्याएं आ रही है नॉर्मलाइजेशन की, मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में समस्या क्या है। जो बच्चे इतनी जगह इतनी ठंड में इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पे समस्या हो रही है, क्या समस्या है इसमें। देखिए, अगर मान लीजिए लोग आईआईटी जेई, ठीक है, या मेडिकल में जैसे नीट एग्ज़ाम है, इस जैसे एग्ज़ाम में जब बच्चे पेपर दे रहे हैं तो समझिए, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं भी कोई भी पेपर आप दे रहे हैं जो किसी फार्मूले पे बेस्ड है। उसमें क्या होता है कि अगर मुझे पता है कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपन 100 होता है, तो किसी को किसी अमाउंट का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो इस फार्मूले से लग गया। अब मान लीजिए किसी पेपर 1 हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ पता चल गया। लेकिन कहीं कुछ और पेपर आ गया कि किसी पेपर दूसरा हुआ, मान लीजिए दूसरे शिफ्ट का हुआ, कि अगर दो लोगों ने या एक ही लोगों ने दो तरह से कोई लोन लिया और उस लोन एक को है सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया, एक को दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, दोनों में 2 साल के बाद उसने अगर लोन की जो राशि है उसको चुकाने गया तो उस पे ब्याज कितना अंतर आ गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन है तो ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पे सिंपल फार्मूले पे बेस्ड था, लेकिन यहाँ सिंपल फार्मूला बेस्ड ना होकर ये उसका क्या हो गया, एक तरह का अप्लीकेशन हो गया, यानी कि एक तरह का अप्लाइड हो गया। ये एनालिटिकल अप्रोच से क्वेश्चन लग सकता है। तो सभी को पता है कि अगर पेपर 1 को देखा जाए तो पेपर 1 के कंपेरिजन में पेपर 2 काफ़ी टफ है। या इनफैक्ट अगर मैं आप लोग को और आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो जैसे हमें पता है कि अगर किसी को 2+2 जोड़ना आ रहा है मतलब हुआ 4, ये पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन आ गया। और पेपर 2 में ठीक है जोड़ ही है, लेकिन यहाँ पे जोड़ दे गया 9,576 प्लस 8,225। जोड़ तो ये भी है, दोनों में एडिशन ही करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देखिए इसको करने में इसके कंपेरिजन में निश्चित रूप से समय ज़्यादा लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि पेपर 2 का लेवल पेपर 1 के लेवल से थोड़ा कठिन स्तर का है। यहाँ पे तो डिसाइड हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो है 1 डे एग्ज़ाम या फिर इस तरह से एग्ज़ाम जिसमें मैथ फिजिक्स ऐसे मतलब पेपर हैं एक बार चल सकते हैं। रही बात मानविकी सब्जेक्ट की, जो अभी आयोग है भारत में यूपीएससी है, अगर यूपीएससी को पेपर कराना ही होता, सेंट्रल के बहुत सारे एग्ज़ाम 1 डे के जो हैं ये सीजीएल से लेकर के सारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, बट अभी भी यूपीएससी पेपर ऑफलाइन करा रही है, क्योंकि ऑनलाइन की एक क्षमता होती है। क्षमता ये होती है कि एक दिन में पूरे भारत में 10 लाख 15 लाख लोग पेपर दे नहीं सकते हैं। उसकी कैपेसिटी होती है कि एक सीट में 1 लाख 2 लाख जो भी कैपेसिटी है उस लेवल की कैपेसिटी होती है। तो अगर ऑनलाइन पेपर की इतनी कैपेसिटी है तो निश्चित रूप से 5 दिन 6 दिन 10 दिन इसके पेपर चलते हैं।
ठीक है। यूपीएससी इसी प्रोसेस को ध्यान रखते हुए कि मानविकी के जो सब्जेक्ट हैं उसमें सभी छात्र बराबर नहीं हो सकते, सभी छात्र बराबर नहीं। अब मान लीजिए कि आपने पेपर देने गया, मैं हूँ, आप हो, कोई भी एक स्टूडेंट पेपर दे रहा है, हो सकता है अगर वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आया हुआ है, जैसे बीटेक करके आया हुआ है, उसमें क्या हो गया, उसके हो सकता है साइंस वाले पोर्शन बहुत अच्छे हो सकते हैं। कोई आर्ट या समझिए कि कोई बीए करके आ रहा है, हो सकता है उसके पॉलिटिक्स पे, पॉलिटी पे, या फिर उसके हो सकता है हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ हो। मीन्स हर किसी का एक सेक्शन है कि आप किस सेक्शन पे पकड़ ज़्यादा अच्छा रखते हैं, उस सेक्शन के बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, पेपर 1 एक ऐसा पेपर आया जिसमें मेरे बहुत अच्छे पकड़ थे, मान लीजिए साइंस पे, और साइंस के क्वेश्चन उसमें आए ही नहीं, और जो सब्जेक्ट मेरे कमज़ोर हैं उसके क्वेश्चन उसमें अच्छे अमाउंट में आ गए। और पेपर 2 ऐसा हुआ कि उसमें सारे क्वेश्चन जो हैं किसी क्वेश्चन बैंक से आ गए। जैसे मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं ना, अभी अगर यूपी की तैयारी कर लीजिए तो आप जैसे घटना चक्र जैसे किताबें हैं जहाँ पे सारे क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो किसी भी प्रीवियस ईयर से आगे क्वेश्चन। अब हुआ क्या, पेपर 1 में हो सकता है कि पेपर 2 का लेवल जो है बहुत क्या हो, कठिन लगे किसी को, या हो सकता है किसी को बहुत आसान लगे, लेकिन है क्या, आपने अगर प्रीवियस ईयर पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, आप नहीं पढ़े हैं तो बहुत कठिन हो गया। पेपर 1 में क्या हुआ, मैंने कहा कि पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो मेरे अच्छे सब्जेक्ट से नहीं आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो अप्लाइड आ गए। अप्लाइड में आपको समझाता हूँ अंतर क्या है, कि जैसे मान लीजिए कि एक पेपर आता है कि भारत में मैसूर युद्ध, आंग्ल जो अंग्रेज़ों के साथ मैसूर युद्ध हुआ, उसके तिथि पे लेके आ गया, किस तिथि को हुआ, मान लीजिए जैसे प्रथम हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ और फोर्थ, ये चारों तिथियां हो गई आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो किस तिथि पे आ गया, हमारे चतुर्थ मैसूर युद्ध 1899 में हुआ, जिसमें क्या हुआ, सॉरी ये 1799 में हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि टीपू सुल्तान इसमें मारा गया, जो कि मैसूर राज्य का राजा था, शासक था। अब पेपर 2 में यही क्वेश्चन आता है कि मैसूर युद्ध के, मैसूर जो है वह युद्ध जो भारत में हुआ था उसके क्या क्या परिणाम पड़े, ठीक है, और उसमें 3-4 ऑप्शन दे दिया कि कितने कथन सही हैं। जैसे भारत में मान लीजिए कि इसके अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र पे कब्जा कर ले, यहाँ के जो उद्योग धंधे हो गए नष्ट हो गए, यहाँ पे विदेशों के साथ व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पे विदेशी ताकतों का क्या प्रभुत्व रहा, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिए और बताए, पूछे कि इसमें से कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है। तो अब ये बताइए, इस क्वेश्चन की तुलना में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन क्या आयोग के पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड होगा इसके लिए कि कौन सा पेपर आसान है, कौन सा पेपर कठिन है? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैसूर युद्ध यो भी है, मैसूर युद्ध से क्वेश्चन यहाँ भी आया है। आयोग ने फार्मूला क्या दिया हुआ है, इसने इस लेवल का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है, उसने सिंपल सी दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आप में हैं उस शिफ्ट में आपसे ज़्यादा हैं कम हैं, कितने नंबर पा रहे हैं, नंबर पे बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं इस शिफ्ट में हूँ और मैं इसे अगर सही कर रहा हूँ, इस शिफ्ट के सारे पेपर ऐसे क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, और शिफ्ट 1 में ऐसे कमज़ोर छात्र हैं जो इस तरह के भी क्वेश्चन सही नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर इसमें सही कर रहे हैं ज़्यादा लोग तो इनके नंबर ज़्यादा होंगे। मान लीजिए 125 नंबर आ गए इनके, इसमें कमज़ोर छात्र इनके 108 ही नंबर आए, जबकि पेपर ये इस लेवल से आसान था, इस लेवल से कठिन है यहाँ पे। अब आयोग क्या करेगा, 125 वालों को घटा करके 116 कर देगा, 108 वालों को बढ़ा करके 115 कर देगा, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगी। तो ये सिंपल सी बात है कि अन्याय ही हो रहा है। तो इसलिए कभी भी मानविकी के सब्जेक्ट में, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन किसी भी स्तर पर मान्य नहीं होने चाहिए आयोग को, क्योंकि ये एग्ज़ाम सारे स्टूडेंट को इक्वल करके ही करने की ज़रूरत है। किसको कितना आ रहा है, किसको कितना नहीं आ रहा है। हमारे देश में 1 डे 1 इलेक्शन की बात हो रही है, सॉरी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। 1 नेशन
वन राशन कार्ड आ गया, वन नेशन वन हेल्थ की बात हो रही है, तो एक राज्य या एक राष्ट्र में एक ही परीक्षा क्यों नहीं आयोजित की जा सकती है? एक दिन में पूरे भारत में इतने बड़े लेवल पे अगर आप जो है मतदान करवा सकते हैं, एक दिन में आप 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को संगम नहान करवाने की बात करवा सकते हैं महाकुंभ में, तो आप एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा सकते हैं? तो पहली बात ये समस्याएं हैं। दूसरी बात क्या है, इससे आगे भी चलते हैं, एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि एक समस्या जो यूपी में आ रही है ना, वो रिजर्वेशन पॉलिसी को भी लेकर के आ रही है। उत्तर प्रदेश आयोग में पहले होता क्या था, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले ये था कि अगर कोई छात्र ओबीसी का है और यहाँ पे मान लीजिए एक जनरल बता रहे हैं, एग्ज़ाम का जो पेपर 1 प्रीलिम्स होता है, मान लीजिए प्रीलिम्स में जनरल का कट ऑफ गया 112 नंबर और ओबीसी कट ऑफ गया 108 नंबर, ठीक है। तो ओबीसी का कोई छात्र पहले मान लीजिए कि इतने मार्क्स नहीं पाया और ये मार्क्स पा गया, यानी 108 नंबर पा गया, तो ये क्या हो गया, प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइड हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वालिफाइड कर गया। अब आता है मेंस में, जब 108 नंबर वाला लड़का है मेंस देता है, मान लीजिए मेंस से कट ऑफ कुछ भी, मान लीजिए 800-700 कट ऑफ गए और यहाँ पे मान लीजिए 680 कट ऑफ गए, ठीक है। अब होता क्या था, ये लड़का मान लीजिए अगर यहाँ पे 702 नंबर पा गया, ओबीसी का ही जो स्टूडेंट था वो यहाँ पे 702 नंबर पा गया, तो यहाँ पे पहले क्या करता था, इसको ओवरलैप करा। ओवरलैप मतलब होता है कि अगर किसी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के जो मार्क्स है उससे ज़्यादा नंबर पाता है तो उसको इसमें कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये छात्र जो है यहाँ पे चला आता था और यहाँ पे फिर अगेन जो है ओबीसी के नए छात्र को मौका मिलता था। यही प्रोसेस आपका इंटरव्यू में भी होता था और फाइनल सिलेक्शन में भी हो जाता था, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन में। इसको लेकर के 2020 में क्या हुआ है कि जो छात्र हैं वो हाई कोर्ट पहुँचते हैं। हाई कोर्ट ने इस रिजर्वेशन पॉलिसी को ये कहा गया उसमें कि जो है साहब, एक ही स्टूडेंट को एक से अधिक बार आरक्षण देना गलत है, क्योंकि यहाँ अगर आरक्षण पा गया है फिर यहाँ पर ओवरलैपिंग कराना गलत है, जो निश्चित रूप से गलत है। जब वहाँ पे बहस हुई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने एक सिंपल सा फार्मूला दिया कि आपको किसी को भी जो आरक्षण है वो एक बार मिलना चाहिए, ठीक है, आरक्षण एक बार मिलना चाहिए। अब हुआ क्या कि इसके बाद यूपी पीसीएस ने एक रूल बना दिया। यूपी पीसीएस भी, मैं यूपी SSS की बात कर रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के जितने भी कमीशन है मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हम प्रीलिम्स में आरक्षण नहीं देंगे, या आरक्षण आपको एक बार मिला जाएगा, प्रीलिम्स में आरक्षण नहीं, या आरक्षण जो है आपको क्या बोलेंगे, केवल एक बार मिलेगा, एक बार, ठीक है। अब क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, अगर आप प्रीलिम्स में आरक्षण मान लीजिए नहीं देते हैं, प्रीलिम्स में आरक्षण नहीं, ठीक है, तब ये देखिए आप यहाँ बाएं साइड देख सकते हैं, इस पर आप देखिए कि अनारक्षित वर्ग जो है इसका कट ऑफ जो है, आप इधर देखिए, ठीक, ये सामने इधर देखिए, जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो अनारक्षित वर्ग है इसका कट ऑफ गया है 125 नंबर पीसीएस का, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कट ऑफ है, मैंने क्या किया, अनरिजर्व्ड जो पोस्ट है उसका कट ऑफ गया 125 नंबर, आप बाएं साइड में देख सकते हैं, ये पीसीएस 2023 का रिजल्ट है प्रीलिम्स का। और यहीं पे अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट है तो इसका कट ऑफ चला गया 129 नंबर, ठीक है। और अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो आपके कट ऑफ चले गए 128 नंबर। अब ये बताइए, ये जो ईडब्ल्यूएस को 10% सरकार आरक्षण देती है, या ओबीसी को आप 27% आरक्षण की बात करते हैं, क्या आरक्षण कैटेगरी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हो सकता है? ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। ओबीसी के साथ एक कॉन्स्पिरेसी लोगों की क्या चलती है, अगर बात किया जाए कि अगर साहब आपको 3 साल की जो है 3 वर्ष की इसमें छूट मिलती है, 3 वर्ष की जो है क्या है, छूट है आपकी आयु में, तो इस वजह से जो लड़के ओबीसी में मान लीजिए कि
ओवर एज के होते हैं उनकी वजह से कट ऑफ इतना हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि क्या सब ओवर एज वाले ही सिलेक्ट होते हैं? ऐसा तो फाइनल रिजल्ट हमें दिखता नहीं है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में सारे बच्चे ओबीसी के हैं, कोई 28 साल का, कोई 30 साल का, सारे ओवर एज को दिखते नहीं हैं। और दूसरा, अगर ये कॉन्स्पिरेसी यहाँ लागू हो रही है तो यहाँ कौन सी कॉन्स्पिरेसी? इसमें तो आपको ईडब्ल्यूएस के केस में एज का रिलैक्सेशन भी नहीं मिलता है। अगर आयोग, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आयोग जो है उसका ये कहना है कि अगर हम प्रीलिम्स में आरक्षण नहीं देते हैं तो यहाँ पे फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको ये आरक्षण के लिए अलग अलग जो कट ऑफ है ये आ ही क्यों रहे हैं? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सारे बच्चों के लिए एक सिंपल से एक कट ऑफ निकालिए, उसी में सारे पास करेंगे। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स में आरक्षण नहीं दे रहे हैं और आरक्षण दे रहे हैं तो यहाँ क्या कर दिया इन्होंने कि अगर ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलना है तो हम इससे ज़्यादा करेंगे ही नहीं, सारे 100 बच्चों में से ओबीसी की ही कर देंगे। और इस केस में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सामान्य सीट का मतलब होता है कि सभी के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरल कैटेगरी इन्होंने डाल दिया है कि बाकी जो सीट बचे हुए हैं अनरिजर्व वाले वो केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए। तो जो हम 10 गुना 15 गुना बच्चे बुलाएंगे, अगर ओबीसी के 62% पॉपुलेशन है, फिर भी हम इनको 27% से ज़्यादा सीट देंगे ही नहीं किसी कीमत पे, और इस वजह से इन्होंने कट ऑफ ज़्यादा कर दिया है। दूसरी बात आते हैं, ये एक और रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए जो बगल में अभी मैं ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ, इस पे जो रिजल्ट है ये यूपी SSS जो कि आपका लोअर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, ये पेपर आती है, पेट कराती है, पेट का पेपर है, ठीक है। पेट के पेपर के थ्रू अभी लेखपाल की भर्ती हुई थी, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, लेखपाल की भर्ती हुई। अब पेट में क्या होता है, जो आपने स्कोर किया उसी स्कोर के भरोसे आपको कई एग्ज़ाम के लिए जो है क्वालिफाई करवाया जाता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, ठीक है। अब पेट ने एक रिजल्ट निकाला कि जो लेखपाल के लिए हैं एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनके लिए कट ऑफ क्या होगी। अब आप ये ऊपर देखिए इस साइड में, यहाँ अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस तीनों की कट ऑफ जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तीनों कैटेगरी के जो कट ऑफ है यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बराबर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ मामला एक और उठता है। दूसरा मामला यहाँ पे ये उठता है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, महिला के लिए महिलाओं कट ऑफ जो है 64 गया हुआ है, यानी कि जो मेल में हैं किसी भी कैटेगरी के उनके कट ऑफ हैं 62.96, और फीमेल की बात करते हैं जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण में बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देखिए कि इनको कट ऑफ गया है 64.74। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, किसी के लिए भी अगर आपको आरक्षण देना है तो यहाँ से ये आरक्षण का मतलब हो गया कि फीमेल के लिए ही कट ऑफ ज़्यादा कर दिया गया। ये कौन सा रूल है? क्या इस रूल पे कभी उंगली उठा? कभी नहीं। इस एग्ज़ाम में हो क्या रहा है, ये सारे बच्चे जो आ रहे हैं ना कहीं मिडिल क्लास से हैं। ये रहने वाले के भी कोई किसान के बेटे हैं, कोई किसी मजदूर के बेटे आके पढ़ाई कर रहे हैं। इनके साथ अन्याय पे अन्याय होता जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों? इनके घर वाले भी इनके सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे अभी एक हाल में ही जो इलाहाबाद पे ये धरना आयोजन चल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन इनके घर वाले अभी भी इनके साथ नहीं हैं, ठीक है। साथ क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनको डर है बच्चा अगर पकड़ा गया तो उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा, FIR कर दिया जाएगा, और FIR से उसका पूरा कैरियर क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये डर बैठा हुआ है। अब बच्चे करे क्या? ये बच्चे इतने सक्षम नहीं हैं कि कोर्ट जो है जा नहीं सकते, उतने उनके पास पैसे नहीं कि लड़े। इनका कोई नेताओं के नाम पे कहें, जितने भी लीडर का मतलब क्या होता है, अगर कोई नेता बन रहा है तो वो जाता है किस बात के लिए कि हमारी समस्याओं को सुने। ओबीसी हमारी समस्या क्या है, सुने। ओबीसी नेता हैं। हम अनुप्रिया पटेल जी की बात कर ले रहे हैं जो कि सेंट्रल मंत्री हैं। हम बात कर लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की भी, ठीक है। और हम इसके साथ साथ बात कर लेते हैं सारे उन ओबीसी लीडर की, चाहे वो सपा के हों या फिर बसपा के हों, किसी भी पार्टी के हों, जो लीडर हैं
क्या आप लोग बच्चों की आवाज़ नहीं बन सकते? क्या एक ट्वीट से काम चलने से आपका हो काम हो गया? ट्वीट चला देने से आपको बच्चों के साथ खड़े क्यों नहीं? आखिर मैं आपको अब बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये हो सकता है ना अभी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में न भी आया हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी जो आपको ये स्लाइड दिखा रहे हैं नेक्स्ट वाली, ये देखिए इधर वाली, ये है यूपीएससी की। यूपीएससी जो कट ऑफ निकालती है हर एग्ज़ाम की, उसकी। और कितने अच्छे से इन्होंने निकाला है कि आप प्रीलिम्स में देखिए, पहला ईयर कॉलम जो है प्रीलिम्स में, इसमें जनरल का जो कट ऑफ गया है, जनरल मतलब सभी कैंडिडेट के लिए, ना कि किसी जनरल कोई कैटेगरी है, जनरल वर्ग है जिसमें ओबीसी एससी एसटी कोई भी आ सकता है। इसका कट ऑफ गया है 87.4। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना गया है देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 80.14। और ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 84.85। आप किसी भी साल का उठा करके वर्ष दर वर्ष यूपीएससी का देख सकते हैं, हमेशा जो जनरल के कट ऑफ हैं ये वाले, ये हमेशा ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ और ओबीसी कट ऑफ से ज़्यादा ही रहेंगे। अब होता क्या है, रिजर्वेशन के लिए करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का एक केस था, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का एक केस था जिसमें एसआई भर्ती में इसी तरह की समस्याएं उठी थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के एक एक चीज़ पे गाइडलाइन अच्छे से दिया हुआ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर कोई लड़का मान लीजिए जनरल की कट ऑफ गया 87.54, ठीक है, और ओबीसी का प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो है 84.85। अगर कोई लड़का यहाँ मान लीजिए पास कर गया लेकिन इतने मार्क्स नहीं हैं, तो ये लड़का मेंस के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन किस में होगा? ओबीसी में ही। अब मेंस में जनरल का कट ऑफ जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए कि 745 नंबर है, देखिए इधर देखिए मेंस में देख लीजिएगा, मान लीजिए 745 है और ओबीसी का कट ऑफ मान लीजिए 707 है। ये लड़का जो ओबीसी का है ये यहाँ में ही पास होगा। मान लीजिएगा अगर इसके नंबर 790 आ भी गए तो ये कभी भी जनरल कैटेगरी में ओवरलैप करके नहीं आएगा। ये होती है एक्चुअल रिजर्वेशन की पॉलिसी, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप अभी इसी को देखना चाहेंगे तो अभी जो 69,000 टीचर भर्ती का मामला है, इससे इसको एकदम क्लियर स्पष्ट होता है कि, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी हो उनको केवल 27% से ज़्यादा सरकार आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। और उसके बाद अगर बच्चे हैं आपके और किसी भी जाति एससी एसटी, तो उनके जो भी 10% 15% आरक्षण है उससे ज़्यादा सरकार देना ही नहीं चाहती है। बाकी सारे जो पॉलिसी है वो केवल और केवल जनरल कैंडिडेट को डाल दी जा रही है, ठीक है। सारा ये खेल चल रहा है। तीसरी बात है, हम आपको उत्तर प्रदेश के सिवाय एक और आयोग के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको जो है ये बिहार लोक सेवा चयन आयोग का है, यहाँ का भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जनरल का कट ऑफ क्या गया हुआ है, इधर पहला कॉलम है 91.67, ये किसका कट ऑफ है? जनरल का, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो जनरल में ये मेल का हो गया और जनरल में ही जो है वो फीमेल का कट ऑफ देखेंगे तो वो आपको दिखा रहा है 84.00। ये दिखाता है कि आप जो है फीमेल को आरक्षण दे रहे हैं। कट ऑफ का मतलब ही होता है, आरक्षण क्यों दिया जाता है कि अगर हम आप पीछे हैं और पीछे हैं मतलब हमें कम नंबर से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है कि हम भी मुख्य धारा में जुड़ सकें। और यहाँ पे देखिए फीमेल की जो कट ऑफ है वो जनरल के मेल कैंडिडेट की कट ऑफ से कम है। ऐसे सारे कास्ट के केस में भी है। हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, आपने क्या देखा, जो उत्तर प्रदेश में है फीमेल का कट ऑफ ही मेल कट ऑफ से, ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए जो आपको ये वाला चीज़ बता रहा है, यहाँ पे 64.74 है फीमेल कट ऑफ और यहाँ पे मेल कट ऑफ जो है वो 62.96 है। क्यों? हमें आरक्षण चाहिए ही, बंद कर दीजिए आरक्षण अगर आपको नहीं देना है तो। क्वेश्चन तो यही है ना। अगर आप ऐसे देना है तो मत दीजिए। तीसरा चीज़ लेकर के मैं और आ रहा हूँ कि परीक्षा की जो टाइम है, भर्तियाँ आती हैं, भर्तियाँ कोर्ट चली जाती हैं या उसमें पेपर लीक हो जाता है या उसके निकालने के बाद कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए
यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम बात कर लें, पिछले कई महीनों से जो है इसका जो है कोई जो है क्या बोलते हैं अध्यक्ष ही नहीं है, आयोग के पास अध्यक्ष नहीं। अब बताइए, यूपी ट्रिपल एससी ने एडवर्टाइजमेंट तो निकाल दिया, परीक्षाएं पूरी कराने में 4 से 5 वर्ष लग जा रहे हैं। क्या चल क्या रहा है? कोई लड़का जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है और अगर इलाहाबाद जैसे शहरों में भी तैयारी कर रहा है ना, तो हर महीने उसके 4 से 5 हज़ार रुपये 4 से 5 हज़ार रुपये जो है ना ये रूम रेंट देता है, और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। प्लस अन्य खर्चे मिला के एक मंथली खर्चे उसके 8,000 से 9,000 रुपये मंथली जो है खर्चे आते हैं। और सोचिए अगर एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है तो इस महंगाई में ये उसके लिए कितना भारी हो रहा है। हर एवरेज जो है 1-1.5 लाख रुपये हर साल वो बर्बाद कर रहा है, चाहे कि उसके पापा घर में किसान हों, किसी के मजदूरी कर रहे हों, या घर बेच रहे हों, खेत बेच रहे हों, और उसका कैरियर दाल हो जाता है और लड़का 3 साल 4 साल तैयारी के बाद वापस चला जाता है यहाँ से बिना रोजगार लिए। रोजगार नहीं, ये है हकीकत। और तीसरी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक ब्यूरोक्रेसी जो है ना, या तो सारे के सारे अक्षम ब्यूरोक्रेट से भर चुके हैं। अक्षम अधिकारी जितने भी आयोग में हैं वो अक्षम अधिकारी हैं, कोई संवेदनशीलता इनके पास नहीं है। अगर हम नेताओं की बात करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि नेताओं के पास ज्ञान की कमी हो, क्योंकि नेता उस लेवल के पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन एक जो लोक सेवा अधिकारी होता है, क्या मतलब है लोक सेवक का? पब्लिक सर्वेंट है भाई। जो भी कमियां हैं ये पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। अगर इसमें क्या है, अगर कोई सेवा है, कोई भी परीक्षा है, इसमें कोई कमियां हैं तो उन कमियों को इनका काम क्या है, दूर करने का काम है। दूर करने का काम करते चले जाओ। सरकार को कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, योगी जी की अगर छवि की बात करें, बाकी चीज़ों में हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, सीएम साहब यूपी के, इनकी छवि बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन ऐसे चीज़ों पे जो इनके एडवाइज़र हैं, जो इनके पास बैठने वाले या इनको एडवाइस करने वाले बाकी लोग हैं, वो भी हो सकता है कई बार इन मुद्दों पे इतना ज़्यादा जातिवाद का हो गया है मामला कि वो सरकार को हो सकता है सही राय ही नहीं देते हो, सरकार इन सारे स्थितियों से अवगत ही ना होती हो। क्योंकि जिस प्रकार हम उत्तर प्रदेश में सीएम योगी जी की बात करते हैं, ये कन्या पूजन से लेकर के कन्याओं के लिए, या मोदी जी की ही बात करते हैं, तो ये सारे लोग कन्या पूजन से लेकर कन्याओं और स्पेशली महिला को लेकर के इनको अधिकार के लिए बहुत इन्होंने प्रयास किया, अब करते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या ये सारे प्रयास इन बेटियों के पढ़ाई लिखाई में नहीं होना चाहिए? ऐसे मुद्दे न कभी न्यूज़पेपर में आते हैं, न कभी किसी सही माध्यम से मीडिया के पे उठाए जाते हैं, न कोई इस पर डिबेट होती है। तो मेरा आप सभी लोगों से मैं बस वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि जितने भी संवेदनशील पत्रकार हैं, संवेदनशील यूट्यूब चैनल हैं, या संवेदनशील राजनेता हैं, कृपया करके इस मामले की गंभीरता को समझिए और इसको सही मंच पर उठाइए, ताकि सरकार के समक्ष हम सभी की बात पहुँच सके। क्योंकि मामला केवल नॉर्मलाइजेशन तक का ही नहीं है, ये सारे मामले हैं जो उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम के जो है या कोई भी भर्तियों के पीछे खिलवाड़ होते जा रहे हैं। पीछों की तरह एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका हुआ है। छात्र बहुत निराश हैं। अगर सोचिए कि आज एक एक शहर में 10 लाख 15 लाख जो छात्र, ये युवा छात्र जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अगर ये सिलेक्ट नहीं होते हैं और घर चले जाते हैं, आज नहीं तो कल जाएंगे, क्योंकि सारे लोग मिडिल क्लास से ही आते हैं, मिडिल लो इनकम वाले फैमिली है, कितना सपोर्ट कर सकती है। 4 साल 5 साल बाद ये जो है वो घर लौट गए। और लौटना बड़ी बात नहीं है, अगर आपने मेहनत किया, परीक्षाएं दी, आप सफल नहीं हुए, तब भी इंसान ये होता है चलो मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन अगर 4 साल 5 साल आप तैयारी की, आपको परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिला, आपने तैयारी की, आपको पेपर ही पता चला कि आयोग में बदल दिए गए, आपने तैयारी की, पता चला कि पूरा सिस्टम का रूल्स रेगुलेशन ही बिना मतलब के, बिना बात के एक तरफा मनमाने ढंग से चेंज कर दिए गए और आप उससे बाहर हो गए। तो ये बच्चे अगर निराशा के छात्र लौटते हैं, अगर हर साल 10 लाख 15 लाख छात्र, सोचिए बेरोजगारों की जो भीड़ जमा होगी एक समय बाद,
वो किस दिशा में जाएगी, किस मानसिक स्थिति के साथ जाएगी, क्या करेगी, ये देश के लिए भी अभिशाप बन सकता है। इसलिए प्लीज़ हमारा सरकार से भी रिक्वेस्ट है, सारे नेताओं से भी रिक्वेस्ट है, और सारे मीडिया चैनल से लेकर के यूट्यूब चैनल जितने भी लोग संवेदनशील हैं, कृपया इस मुद्दे को सही जगह पर उठाइए। मेरे पास कोई मंच नहीं है, मेरे पास कोई मीडिया नहीं है, मैं किसी तरह का वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मैं सिंपल सा एक नोट्स के जरिए ये वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।